हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन होंगे। आप सभी का शिक्षा एडुकेशन पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक के शिक्षा एडुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको करना होगा जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि आपको किसी भी क्लास में किसी भी सब्जेक्ट में अब कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि शिक्षा एडुकेशन आपके लिए लेकर आया है सभी क्लासेस की, सभी सब्जेक्ट्स की टॉपिक वाइज डिटेल क्लास, वो भी एक मस्ती भरे अंदाज में। इसीलिए डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे होगी आपके पास सभी क्लासेस सबसे पहले। जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्लास 8 का सिविक्स के 3rd चैप्टर पे पहुंच गए। हमारा फर्स्ट चैप्टर था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम अपने रियल लाइफ के एग्जाम्पल से हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझ लिया, जिससे हमें कॉन्स्टिट्यूशन अब क्या होता है वो बहुत ही आसानी से पता चल गया है। और हमने सेकेंड चैप्टर पढ़ा, जिसमें हमने देखा अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के जो की फीचर्स होते हैं उसमें से जो 5th की फीचर था सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, उसी पे हमने पूरा सेकेंड चैप्टर देखा और समझा। हम अलग अलग कंट्रीज में भी ट्रैवल किए थे, याद है कि नहीं आपको। अगर आपको नहीं है याद तो आप जल्दी से देख लीजिए वो क्लासेस, क्योंकि वही क्लासेस है जहाँ से आपकी क्लास में होता है सारी चीज़ें स्टार्ट और पता चलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क किया, सेक्युलरिज्म का क्या वर्क है। तो ऐसे ही हम हर चैप्टर से बहुत सारे फैक्ट्स सीखते हैं और कुछ हिडन फैक्ट्स भी हमें पता चल जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा सिविक्स का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है पार्लियामेंट एंड दी मेकिंग ऑफ लॉस, मतलब संसद और कानून बनाना। तो हम जानेंगे कि पार्लियामेंट कैसे वर्क करता है और कानून कैसे बनते हैं और पार्लियामेंट क्या है और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहले देखते हैं हम चैप्टर का ओवरव्यू। हम देखेंगे चैप्टर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हम चैप्टर से क्या सीखने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं। चैप्टर हमें पर्टिकुलरली किस बात पे डिस्कस करना है, पूरा का पूरा चैप्टर हमारा किस बात पर चलेगा, इसीलिए इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है, ताकि क्या हो आपको हर चीज़ पहले से पता चल जाए कि हम इसी बात पर पूरा चलेंगे लास्ट तक के। आप देखते हैं कि जब भी कोई मूवी आती है तो मूवी से पहले उसका ट्रेलर आता है, कि ट्रेलर से आपको क्या पता चलता है कि मूवी इंटरेस्टिंग होगी या नहीं होगी। ऐसे ही सेम एग्जैक्टली आपके चैप्टर में इंट्रोडक्शन हम इसीलिए बताते हैं, इंट्रोडक्शन इज अ ट्रेलर, बिकॉज उस ट्रेलर से आपको पता चलेगा कि चैप्टर कैसा होने वाला है, उसमें हम क्या क्या बातें डिस्कस करेंगे। एंड हम देखेंगे व्हाई शुड पीपल डिसाइड, पीपल निर्णय क्यों लेते हैं और वो क्यों लेंगे। ठीक है, सिटीजन्स, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब हम। अगर आप क्लास 7th थोड़ा याद कर पा रहे हैं तो थोड़ा नज़र डालिए, थोड़ा याद कीजिए कि क्लास 7 पे हमने ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी है कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, कैसे लोग क्या करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हम क्लास में अपने मॉनिटर को सेलेक्ट करते हैं। द रोल ऑफ गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट का क्या रोल, हम अक्टूबर 2006 में भी जाने वाले हैं। दैट्स सो इंटरेस्टिंग कि हम अक्टूबर 2006 की भी बात करेंगे। अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉस, मतलब अब कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल लॉस के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में मिलने वाली है। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब क्या आप जानते हैं कि जिस कंट्री में हम रह रहे हैं उसका नाम है भारत। आप सभी को पता है कि हम भारत में रह रहे हैं। अब भारत क्या है, एक प्राउड डेमोक्रेसी, एक गर्वित लोकतंत्र। वाई, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, हमारे चैप्टर में ऐसा क्यों बताया जा, बिकॉज यहाँ पर लोग जो होते हैं, पीपल जो होते हैं, वो डिसीजन मेकिंग का हिस्सा होते हैं, निर्णय लेने में भागीदार बनते हैं। इसीलिए इंडिया को हम क्या कह रहे हैं, एक प्राउड डेमोक्रेसी कह रहे हैं। देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, डिसीजन
मेकिंग का पार्ट बन रहा है और हम अपनी सहमति देते हैं सरकार को, मतलब गिव देयर कंसेंट टू द गवर्नमेंट, मतलब हम अपनी सहमति फिर किसको देते हैं, सरकार को देते हैं। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं, हम अपने देखते हैं कि किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं, किस तरीके से हमारी नीड्स, हमारी एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें होती है। इसीलिए अब डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या होता है, जहाँ पर लोगों के पास अधिकार हो डिसीजन मेकिंग का, कि वो निर्णय ले सके, वोट दे सके, दैट्स वाई वो कंट्री डेमोक्रेटिक कहलाती है। तो इंडिया क्या है, हमारी प्राउड डेमोक्रेटिक, मतलब गर्वित लोकतंत्र है। वाई, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करें, डिसीजन मेकिंग का पार्ट है। That's why India is a proud democracy. See, the parliament is a key institution. अब ये देखिए, अब जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो क्या है, आपको कहते थे की इंस्टीट्यूशन। अब ध्यान से आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी बिल्डिंग दिख रही है, जो कि आप सोचेंगे कि अरे ये बिल्डिंग तो इन्होंने फॉरेन की दिखा दी, पर नहीं, ये फॉरेन की बिल्डिंग नहीं, ये हमारा पार्लियामेंट हाउस, मतलब संसद भवन, जो कि देखिए अब कितना ब्यूटीफुल सा बना हुआ है। मतलब आप एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि ये तो कोई फॉरेन की चीज़ दिखा रहे हैं हम, लेकिन ये तो इंडिया की ही चीज़ है, और ये है आपका पार्लियामेंट, मतलब संसद। अब संसद क्या है, पार्लियामेंट क्या है, एक की इंस्टीट्यूशन, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी कंट्री का। पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट संसद बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अलाउ करता है और नियंत्रण करता है उस डिसीजंस को, उस डिसीजन मेकिंग के जो हम पार्टिसिपेटर बन रहे हैं, जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको ये अलाउ करता है और उसको पॉसिबल करवाता है। इसीलिए ये क्या है, एक वाइटल सिंबल है और एंड एन एसेंशियल फीचर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक बहुत ही ज़रूरी क्या है, एक प्रमुख विशेषता है, और एक प्रमुख विशेषता है हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री का की इंस्टीट्यूशन क्या, हमारा पार्लियामेंट है। इफ़ पार्लियामेंट नहीं होगा तो जो चीज़ आप चाह रहे, जो चीज़ आप सोच रहे, वो पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि इसको कंट्रोल करते हैं, इसको पॉसिबल कौन करवाता है, आपका पार्लियामेंट। Let's explore how parliament works and why it is so important for our country. तो इस चैप्टर में हम क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं कि पार्लियामेंट कैसे वर्क करता है और हमारी कंट्री में के लिए ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपके स्कूल का क्या महत्व है, तो फिर आपका स्कूल जाने का कोई महत्व ही नहीं। अगर आपको ये पता चल जाए कि स्कूल जाने का क्या महत्व है, आप स्कूल जाकर क्या सीख रहे हैं, आप स्कूल में डिसीजन मेकिंग का पार्ट है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास के मॉनिटर को सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब आप तो निर्णय लेने वाले अधिकार एक वाले लोग हो गए, मतलब आपके पास में भी अथॉरिटी है कि आप क्या कर रहे हैं, मॉनिटर को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो आपको तो अब समझ में आ गया कि स्कूल क्या है, आपका की इंस्टीट्यूशन, मतलब आपके लिए स्कूल क्या है, की इंस्टीट्यूशन। एग्जैक्टली वैसे हमारी कंट्री का की इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट, संसद भवन, जिसमें क्या होता है कि जो डिसीजंस होते हैं उसको पॉसिबल किया जा रहा है। ठीक है, उसको वास्तविकता में बदलने के लिए पार्लियामेंट हाउस की नीड होती है। अब देखते हैं कि पार्लियामेंट हाउस वर्क कैसे करता है। ठीक है, पार्लियामेंट संसद वर्क कैसे करता है, तो देखिए से बार बार कह दिया जा रहा है कि पार्लियामेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु है, मुख्य चिन्ह है, मुख्य क्या है, ये सिंबल है, ये हमारा है पार्लियामेंट, संसद। देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी बिल्डिंग है, और यही पर वो चीज़ें जहाँ पर हमारी समस्याओं का समाधान होता है, यही से सारी चीज़ें बनती हैं और यही पे सारी चीज़ों को रखा जाता है, यही से कानून बनते हैं। आपको यही तो मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर आप स्कूल जाते हैं तो आप स्कूल क्यों जा रहे हैं, पढ़ाई करने जा, तो आपके स्कूल में क्या किया जा रहा है कि सारी चीज़ों का ध्यान दिया जा रहा है, किन बातों का, कि प्रॉपर आपकी क्लासेस लग रही है कि नहीं, प्रॉपर आपको स्पोर्ट्स खिला रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर अब क्या है, स्कूल्स में कुछ एक्टिविटीज़ की जाएगी, मतलब इसको अगर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में समझे, हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग समझे, तो पार्लियामेंट में ही क्या होगा, सारे फैसले लिए जाएंगे, वहीं पर लॉ बनाए जाएंगे, वहीं पर पॉलिसीज बनाई जाएंगी, वहीं पर बिल पास किए जाएंगे। ये सारी चीज़ें कहाँ पर हो सकती है, आपके पार्लियामेंट में ही पॉसिबल है। तो चलिए हम थोड़ा पार्लियामेंट को और ब्रीफिंग में, मतलब थोड़ा डिटेल में हम पहले आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि
अब पार्लियामेंट में क्या होता है, 2 सदन होते हैं, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो देखिए पार्लियामेंट में भी 2 सदन वर्क करते हैं। द फर्स्ट वन इज लोकसभा, द सेकेंड वन इज राज्यसभा, ठीक है, 2 सदन में डिवाइड कर दिया गया है। ये मैं आपको थोड़ी ब्रीफिंग इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम आगे के क्लास में जाते हैं तो हमारे पास में क्या थोड़ा बेसिक नॉलेज होना थोड़ा ज़रूरी है। हम थोड़ा ज़्यादा सीख लेंगे, हमें थोड़ा ज़्यादा पता होगा तो हम तो थोड़े स्मार्ट हो जाएंगे ना, दैट्स वाई तो हम स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए अब लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं पार्लियामेंट में। अब लोकसभा कौन होते हैं, लोकसभा में जो मेंबर्स होंगे उन्हें डायरेक्टली कौन चुनते हैं, पीपल्स चुनेंगे, ठीक है, पीपल्स द्वारा इलेक्ट किए जा रहे हैं। अब इनका क्या वर्क है, लोकसभा में क्या वर्क है कि लोकसभा में क्या कार्य किया जाएगा, बिल को अप्रूव करना, ठीक है, बिल को डिस्कस करना, बिल लाना, बिल पर पूरा कार्य करना, बिल के लिए ही है बजट डिस्कस करना, ठीक है, बजट डिस्कस करना वाला वर्क किसके पास है, लोकसभा के पास में वर्क। अब राज्यसभा क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इन्हें सेलेक्ट किया जा रहा है, राज्यसभा को निर्वाचित किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, उसकी समीक्षा करना, मतलब बिल को रिव्यू करना, ठीक है, एंड उस पर सुझाव देना, सजेशन देना, ठीक है, देन उसको अप्रूव कराना। ये वर्क होता है लोकसभा का और राज्यसभा का, ठीक है, आप समझ गए हैं। आप फॉर एग्जाम्पल अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या हुआ कि देखिए कि आपके स्कूल में मान लीजिए कि एक बिल आया, वो बिल में लिखा है कि सभी स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ेगा, रेड स्कार्फ पहनना है, रेड स्कार्फ पहनना है। इस तरीके का जो बिल आता है, प्रस्ताव रखा गया पार्लियामेंट में, तो उससे क्या हो रहा है कि अब वो बिल को रिव्यू कौन करेगा, राज्यसभा करेगी, चेक करेगी कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी कि रेड स्कार्फ पहनना अगर कर दें हम कंपलसरी तो क्या ये सही होगा, क्या ये गलत होगा। तो इसकी अनुमति अगर इससे सब सहमत है, इसके लिए वोटिंग होगी, इससे अगर सब सहमत है, इसका जब डिस्कशन होता है, इसको अगर इसके ज़्यादा फायदे समझ में आते हैं तो इसको हम क्या कर देंगे कि लॉ बना देंगे, कानून बना देंगे, कंपलसरी कर देंगे, एक ऐसे पॉलिसी बना देंगे कि ठीक है आज से सभी को स्कूल में रेड स्कार्फ पहनना है। तो इसकी अनुमति कौन देंगे, आपके प्रिंसिपल सर देंगे। एग्जैक्टली वैसे ही कानून बनाना, जो बिल पास किया जा रहा है, बिल अप्रूव तभी होगा जब उसकी सहमति कौन देंगे, आपके प्रेसिडेंट देंगे। हमारे प्रेसिडेंट कौन है, अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी जो है हमारी, वो प्रेसिडेंट है इंडिया की, आप सभी जानते हैं। तो जब तक कि वो बिल को अप्रूव नहीं करेगी, वो अनुमति नहीं देगी। वो अनुमति कब देगी, जब सारी चीज़ें सटीक नजर आएगी, सब चीज़ें सही नजर आएगी, उसके कोई भी ड्रॉबैक्स ना हो, तो वो कानून बन जाएगा। देखिए आई होप कि आपने स्कूल के एग्जाम्पल से पार्लियामेंट को अच्छे से समझ लिया है। अब पीपल क्यों निर्णय लेते हैं, हम ये भी समझ लेते हैं, वाई शुड पीपल डिसाइड, ठीक है, पीपल क्यों निर्णय लेते हैं। तो अब समय आ गया है आज़ादी का, ठीक है। जब भी हम अगस्त महीने की बात करते हैं तो 15 अगस्त तो आपके माइंड में यूँ बसी हुई है क्योंकि उस दिन हमें मिली थी आज़ादी, और इस तरीके से हमारा नेशनल फ्लैग फहराया गया था। लोग आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, आज भी मनाते हैं। और ये कब की बात है, 15 अगस्त 1947 को, वो भी काफ़ी लंबे समय के संघर्ष के बाद, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, आप सभी जानते हैं। अब वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेटेड। अब क्या देखने को मिला आपको कि जो सोसाइटी है हमारी, उसमें क्या हुआ, जो पार्टिसिपेटर्स थे, जिनने भी भाग लिया स्वतंत्रता के इस संग्राम में, जिन्होंने भाग लिया, उसमें सभी सोसाइटी के लोग थे। अब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी कास्ट क्या, आपका जेंडर क्या, आप किस रिलीजन के, आप किस कम्युनिटी के। आपने तो इस आइडिया को ध्यान में, इस आइडिया से इंस्पायर होकर, मतलब आप क्या कर रहे हैं,
निर्णय लेने की भागीदारी की तरफ प्रेरित हो रहे हैं। यही से हमने क्या देखा, हम इंडिया को प्राउड डेमोक्रेसी इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास निर्णय लेने का अधिकार है, हम निर्णय लेने में भागीदारी बने हैं। तो फ्रीडम मूवमेंट में भी क्या हुआ, हमने देखा कि लोग इस आइडिया से इंस्पायर होके लोग क्या चाह रहे थे कि आज़ादी हो प्लस इक्वलिटी हो, समानता हो, और हम इसमें क्या करें, इस चीज़ के पार्टिसिपेटर बने। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए वेरियस सेक्शंस की सोसाइटी ने पार्टिसिपेट किया डिसीजन मेकिंग में, इस बात से इंस्पायर होके कि हमें फ्रीडम मिले और इक्वलिटी हो, समानता हो, क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपनी कास्ट को लेकर, अपने रिलीजन को लेकर, बहुत ज़्यादा लोगों ने सफ़र किया है। जैसे कि हमने देखा था, अगर आप याद कर पा रहे हैं कि आपने कभी डिस्क्रिमिनेशन में पढ़ा है, क्या आप जानते हैं डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? इफ़ नो तो चलिए आज ये भी हम डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है विविधता। तो डिस्क्रिमिनेशन कई बार इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि लोगों को अपनी कास्ट की वजह से सफ़र करना पड़ता है। जैसे कि हमने देखा कि दलित राइट्स के लिए भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहते हैं, उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया क्योंकि वो एक दलित कास्ट से बिलोंग करते थे। वो जब स्कूल जाया करते थे तो उनको बुलक कार्ट पे भी नहीं बैठने दिया जाता था, बिकॉज उनसे कह दिया जाता था कि आप दलित कास्ट के हैं तो आप क्या करें, बुलक कार्ट पे ना बैठे। और इस तरीके का स्ट्रगल, इस तरीके से लोगों ने सफ़र किया, कंटिन्यूसली संघर्ष किया। इसीलिए लोगों की लड़ाई किस चीज़ के लिए थी? फ्रीडम के साथ साथ इक्वलिटी की, समानता के लिए थी कि हमें क्या हो, एक बराबर का हक मिले। दैट्स वाई कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए आपको फर्स्ट चैप्टर दे रखा है क्लास 8 से, ताकि आपको पता चले कि हमारे क्या क्या अधिकार है, हमारे पास क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है। तो आपके पास फंडामेंटल राइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स ये तो है राइट टू इक्वलिटी, मतलब हम सभी के पास में क्या है, समानता का अधिकार है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, अपना जीवन खुशी से बिता पा रहे हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। और फिर भी अगर ये डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके खिलाफ क्या क्या एक्शन है ये भी हम पढ़ चुके हैं। कॉलोनियल रूल एंड फियर। अब ये कॉलोनियल रूल भी बड़ा गजब है। इसमें क्या है कि ब्रिटिश रूल जब था, देश आज़ाद होने के पहले की जब बात हो रही है, तो कॉलोनियल रूल के समय आप देख सकते हैं कि लोगों को क्या था, डर था, कंटिन्यूअली डर बना हुआ था और उनकी असहमति होती थी और उन्हें निर्णय लेने का अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि जब ब्रिटिश सरकार हमारे देश पर राज कर रही थी तो आप कैसे निर्णय लेंगे? आप तो निर्णय से बिल्कुल दूर ही रहेंगे। आपको तो किसी भी बात की सहमति आप दे भी नहीं सकते, क्योंकि आपको किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा? असहमति का आपको सामना करना पड़ेगा कि आप किसी भी डिसीजन में आप क्या कर सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इवन आपको हमेशा डर बना रहता था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने इतना ज़्यादा हम पर शासन किया है हमारी कंट्री पर कि आप सभी जानते हैं। लेकिन हमारे लिए प्राउड मोमेंट क्या है? इंडिपेंडेंस डे, जब हमारा देश आज़ाद होता है, जो कि है 15 अगस्त 1947 में। अब क्या होता है कि क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल वॉज डेंजरस, मतलब ब्रिटिश लोगों की आलोचना करना खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स हमारे देश को कंट्रोल कर रहे थे, वो हमारे देश पर नियंत्रण लगा रहे थे, वो क्या कर रहे थे, पूरे के पूरे देश पर जैसे धौंस जमा कर बैठे हुए थे कि वो अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करवा रहे थे। कि उन्होंने मनी लेंडर्स को भी कितना परेशान किया, उन्होंने सभी को, हमारे देशवासियों को कितना परेशान किया, कितनी लड़ाइयाँ हुई, कितने युद्ध किए और कितने सारे लोगों की डेथ तक के हो गई कि अगर वो एक आवाज़ उठा देते थे तो वो उन पे गोली चला दी जाती थी। ये सारी चीज़ें आपने देखी कि इस तरीके से क्या हुआ कि कॉलोनियल रूल में ब्रिटिश लोगों ने कितना ज़्यादा हमारे देश पर शासन किया, जैसे डर कंटिन्यूसली बना होता है। हमें हमेशा डर लगता था कि अगर हमारी आवाज़ उठ गई आज़ादी के खिलाफ, आज़ादी के लिए अगर हमने आवाज़ उठा ली ना, तो यहाँ से हम ही आज़ाद हो जाएंगे, मतलब हमें ही मार दिया जाएगा। तो इसीलिए उनको क्रिटिसाइज करना भी बहुत डेंजरस साबित हो सकता है, मतलब उनकी आलोचना करना। देखिए, हम फिर से फ्रीडम मूवमेंट की बात करते हैं, लेकिन अब क्या होता है, फ्रीडम मूवमेंट में क्या किया, नेशनलिस्ट जो है हमारे राष्ट्रवादी है, वो उन्होंने क्या किया,
ब्रिटिश को क्या किया, क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और अपनी कुछ मांगे रखना भी शुरू कर दिया कि हमारी ये मांगे इसको पूरी की जाए, तभी हम आपकी बात मानेंगे, तभी हम ऐसा करेंगे, तभी हम वैसा करेंगे। अब 1885 में क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड करती है कि कुछ लोगों को क्या किया जाए, कुछ मेंबर्स को इलेक्ट किया जाए जो कि लेजिस्लेचर बने और उनके पास राइट हो कि वो क्या करे, बजट को डिस्कस करे और क्वेश्चंस पूछ सके। तो ये सारी मांग किसकी थी 1885 में, ये थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, कि उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश को क्या कर दिया, क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया और अपनी डिमांड्स रखना भी स्टार्ट कर दिया कि हम कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाए, लेजिस्लेचर बनाया जाए जो कि बजट को डिस्कस करे, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1909 में आता है, वो क्या करता है, सिर्फ अलाउ करता है कुछ ही लोगों को जो कि वोट दे सकते हैं, लेकिन ये सभी अडल्ट्स को अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया कि डिसीजन मेकिंग के जो पार्टिसिपेटर है वो तो अब सभी नहीं बन पाएंगे, निर्णय लेने का हक तो अब सभी को नहीं, सिर्फ कुछ अडल्ट्स ही क्या है, वोट दे सकते हैं और रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं कुछ लोग। तो ये भी बड़ी समस्या हो गई। इसको चलिए अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अब क्या हो रही है, ज्यादती हो रही है, ठीक है, कुछ चीज़ें ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, मतलब थोड़ा पानी सिर से ऊपर यहाँ पे आप जाते हुए देख रहे हैं कि स्कूल में क्या हुआ कि अब सभी स्टूडेंट्स में से एक क्लास ने, मान लीजिए 8th क्लास का ये हम एग्जाम्पल है, 8th क्लास ने मुद्दा उठाया कि क्या किया जाए, सभी को राइट दिया जाए, सभी क्लासेस को, कि वो क्या करे, इलेक्शन कंडक्ट करवाए एंड वोट दे। लेकिन अब जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन हम सिर्फ एक ही क्लास को मौका देंगे, सिर्फ एक ही क्लास के अडल्ट्स को मौका देंगे कि वो क्या करे, इलेक्शन में डिसीजन मेकिंग करे, अपने निर्णय लेने का अधिकार रखे, और वो भी काफ़ी कम हो, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, कुछ ही लोग इसमें हो सकते हैं। तो ये होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में सिर्फ इतना ही अलाउ किया गया। मतलब ये चीज़ हुई कि 8th क्लास के बच्चों के मुद्दे को 11th क्लास के बच्चों ने क्या किया, सिर्फ बोल दिया कि आप में से सिर्फ 5 ही लोग कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं करेगा, बाकी पूरे स्कूल में ऐसे कोई नहीं कर, क्योंकि शासन कौन कर रहा है, हायर सेकेंडरी के बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, मतलब 11th क्लास के बच्चे कर रहे हैं। इट्स जस्ट एग्जाम्पल कि आपको टर्म्स और चीज़ें इजीली समझ में आए। पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब नेशनलिस्ट राष्ट्रवादियों ने क्या किया, ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग डिसीजन। फिर क्या होता है, आज़ादी के बाद में क्या चाहते हैं, नेशनलिस्ट ने क्या किया, नेशनलिस्ट जो क्या चाहते थे कि पूरे के पूरे इंडियंस, पूरे के पूरे सिटीजन्स क्या हो, डिसीजन मेकिंग का हिस्सा हो, पार्ट हो। क्योंकि देखिए, आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो आप भी क्या चाहेंगे कि हमारे डिमांड्स को, हमारे निर्णय को भी, हमारे डिमांड्स को, हमारे सजेशंस को भी माना जाए। अगर हमारे सोसाइटी में किसी चीज़ की दिक्कत हो रही है तो एटलीस्ट हमें भी तो राइट मिले कि हम भी अपनी बात कह सकें। अगर हम अपनी बात ही नहीं रख पाएंगे तो क्या मतलब उस सोसाइटी का। एग्जैक्टली वैसे ही पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद में क्या होता है कि सभी को क्या हो रहा है, अब राइट मिल रहा है, राइट टू वोट मिल रहा है, ठीक है। आज़ादी के बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस में ये चीज़ हो रही है कि आपको अब डिसीजन मेकिंग में क्या मिल रहा है, सभी को बराबर का हिस्सा मिल रहा है और मिलना चाहिए, क्योंकि यही हमारा राइट है कि हमको कोई भी चीज़ों का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है या हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करना है, हमें जिन्हें भी लीडर को इलेक्ट करना है उनका डिसीजन लेने का स्वयं हम खुद ही अधिकारित हो कि हमें ही इसका अधिकार मिले, ठीक है। अगर ये अधिकार भी हमसे छीन लेंगे तो वही बात होगी कि हम तो क्रिटिसाइज ही नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमने देखा कि ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज करना डेंजरस साबित हो सकता है। तो एग्जैक्टली वैसे ही इंडिपेंडेंट मीट सिटीजन्स कुड पार्टिसिपेट इन मेकिंग डिसीजन। अब इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, स्वतंत्र होना मतलब क्या होता है कि आप क्या करें, निर्णय लेने के लिए इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है, स्वतंत्र है।
आप आपका निर्णय ट्रांसपेरेंसी के साथ दीजिए, मतलब पारदर्शिता के साथ दीजिए, और आपका निर्णय सिर्फ आप तक के ही है। आप आपका निर्णय लीजिए, बिल्कुल अच्छे से लीजिए। और अगर आप निर्णय नहीं लेंगे, आप निर्णय, इसीलिए तो कहते हैं कि राइट टू वोट ज़रूरी है। अब इसमें भी क्या होता है कि कई बार परसेंटेज हाई हो जाता है और कई बार लो हो जाता है। अब राइट टू वोट लेना मतलब आप खुद ही अपनी सरकार चुनेंगे, तभी तो आपकी ज़रूरतें पूरी होती है। अगर आप आपकी सरकार चुनने में भी पीछे रह जाएंगे तो आपकी ज़रूरत तो कोई सुनेगा भी नहीं। इसीलिए independent made citizens could participate in making decisions. The government had to be sensitive to people's needs and demands. गवर्नमेंट क्या होती है, सेंसिटिवली वर्क करती है उस सेक्टर में, उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो पीपल्स की नीड्स होती है, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है, उस डिमांड्स को फुलफिल कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी सोसाइटी में, आपके एरिया में, आपके स्टेट में क्या हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा कोई चीज़ तेज़ी से फैल रही है। फॉर एग्जांपल कि कोई ऐसी डिसीज़ जैसे कि वायरल फीवर बहुत तेज़ी से आपकी स्टेट में फैल रही है, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा, आपके हेल्थ मिनिस्टर कंट्रोल करते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट है हमारे पास। अब गवर्नमेंट ही नहीं होगी तो ये सारी चीज़ें तो हो ही नहीं पाई। तो ये सारी चीज़ें तो फिर से कहा जा रही है आपकी मोनार्की की तरफ। तो हमें तो इसी बात का प्राउड है कि इंडिया इज़ अ प्राउड डेमोक्रेसी। तो प्राउड डेमोक्रेसी है, गर्वित हमारा लोकतंत्र है। तो उसे हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट भी क्या करती है, हमारी नीड्स को, हमारी एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखते हुए सेंसिटिवली उस पर वर्क करती है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये होती है सबसे अच्छी चीज़, बिकॉज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब तो आप सभी को पता है, फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, एक ऐसा लिखित डॉक्यूमेंट जिसमें सोसाइटी के सारे रूल्स लिखे गए हैं कि किस तरीके से सोसाइटी में लोगों को रहना चाहिए, किस तरीके से उनकी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, उनकी सारी चीज़ों को, उनकी सारी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कि एक ऐसा लिखित डॉक्यूमेंट है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब विश्वव्यापी एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत क्या होता है कि सभी को अधिकार है वोट देने का। आप देख रहे हैं यहाँ पे इस इमेज में कि कैसे हम वोट दे रहे हैं, कैसे हम यहाँ पे ऐसे फिंगर में आप देखते हैं कि वोट का आपको मार्क लगाते हैं। जब आप इलेक्शन होते हैं और जब वोटिंग करते हैं तो आपका ही वोट क्या होता है, पावरफुल होता है, आपको ही अथॉरिटी है। मेन अथॉरिटी किसके पास में, हम देख रहे हैं हमारी कंट्री में सिटीजन्स के ही पास है, क्योंकि हम क्या है, डिसीजन मेकिंग का क्या है, पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। That all adult citizens of the country have the right to vote. सभी अडल्ट सिटीजन्स को क्या है, अधिकार है। किस चीज़ का अधिकार है, वोट देने का। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या आप देख रहे हैं कि आपके घर में अडल्ट हैं, मतलब जैसे आप तो अब 8th क्लास में, तो क्या वोट दे सकते हैं, नहीं दे सकते। इसके पीछे का कारण अब हम अभी आगे समझते हैं कि आप 8th क्लास में वोट क्यों नहीं दे सकते, आप गवर्नमेंट को क्यों नहीं सेलेक्ट कर सकते। बिकॉज इसके लिए भी एक उम्र निर्धारित है कि आप एडल्ट क्यों कह रहे हैं हम। ठीक है, एडल्ट का ये मतलब होता है कि 18 से ऊपर वाले, 18 की एज तक के एडल्ट होते हैं। तो ठीक है कि आपको यूनिवर्सल विश्वव्यापी एडल्ट फ्रेंचाइजी का यही मतलब होता है कि आपको राइट टू वोट का अधिकार किसके पास में, एडल्ट्स के पास में। अगर आप बच्चे सभी लोग जो है स्टूडेंट्स है, वो निर्णय लेने में इतने सक्षम नहीं होते हैं कि अगर आप क्लास 8 से सरकार को नहीं चुन सकते, दैट्स वाई इसके लिए भी एक एज घोषित कर दी गई। वो देखते हैं कि वो क्या होती है। तो इसको मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे देखिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग आपका राइट टू वोट की एज है 18 ईयर्स, कि आप 18 ईयर्स से क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। लेकिन अब क्या आप जानते हैं कि ये 1950 में क्या हुआ कि ये एज थी आपकी 21। ठीक है,
ये आपकी एज थी 21 ईयर्स में आप क्या कर सकते थे, वोट दे सकते थे। लेकिन आफ्टर दैट 1909 में क्या होता है कि इसको एज को घटाकर क्या कर दिया जा रहा है, 18 ईयर्स का कर दिया जा रहा है। मतलब कि राइट टू वोट का अधिकार तो अब एडल्ट्स को मिल गया है सभी को, तो निर्णय लेने का अधिकार हम सबके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज ये सारी चीज़ें हमारी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए क्या करती है, फिर सरकार उस पर वर्क करती है, गवर्नमेंट उसको लॉस को क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती है, वेरियस डिपार्टमेंट्स में पर्टिकुलर मिनिस्टर्स वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हेल्थ से रिलेटेड अगर हमारे स्टेट में या हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि अगर आपके एरिया में मान लीजिए डायरिया नाम की डिसीज बहुत तेजी से फैल रही, तब इस पर क्या होगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली जब बैठेगी, जब विधानसभा बैठती है, तो इस पर क्या करेगा, उस एरिया का एमएलए उस बात को रखेगा लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में, कि मेरे एरिया में डायरिया बहुत तेजी से फैल रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाना चाहिए। इसी तरीके से क्या होता है, आपके पास में क्या है, राइट टू वोट का अधिकार है कि आप क्या करेंगे, एमएलए को हम ही चुन रहे हैं, हम लोगों द्वारा को चुना जाता है, लोगों के द्वारा चुना जाता है एमएलए को। एक रिप्रेजेंटेटिव को एक रिप्रेजेंटेटिव अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये अधिकार तो डायरेक्ट मेन अथॉरिटी तो हमारे पास है। मतलब ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमें इसको अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हमारे ही पास में अपॉर्चुनिटी है कि हम ही अपने क्लास के मॉनिटर को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं और उसको चुन कर लाते हैं कि वो क्या करे, हमारी क्लास को रिप्रेजेंट करें। हमारी क्लास में कोई भी जो समस्या क्रिएट होती है कि कुछ स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम्स या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है या कोई स्टूडेंट्स को कोई टीज कर रहा है, तो क्या होता है कि इसका सोल्यूशन मॉनिटर के पास होगा, पर मॉनिटर इसको कहाँ तक पहुँचाएगा, उनके क्लास टीचर के पास में, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में ये मुद्दा जाएगा, देन उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। तो यहाँ पर होता है हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, जिसमें हमने समझा कि पार्लियामेंट एक बहुत ही हमारी कंट्री का की इंस्टीट्यूशन है, बहुत ही मुख्य इंस्टीट्यूशन है, जिसके अगर पार्लियामेंट नहीं होगा तो क्या होगा कि हमारी कंट्री प्राउड डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाएगी। दैट्स वाई कि पार्लियामेंट की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है हमारी कंट्री में, और हमने देखा कि वो किस तरीके से वर्क करते हैं। उसमें लोकसभा का क्या कार्य होता है, राज्यसभा का क्या कार्य होता है, ये सारी बातें आज हमने चैप्टर 3 में डिस्कस की है, चैप्टर 3 के पार्ट 1 में। इफ़ आपका कोई भी डाउट है इस पार्ट में तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर लीजिए। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खूब पढ़ाई कीजिए, खूब मस्ती कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।